Hello everyone and welcome back to Mindspine Tutorials. Mariam here. So we started with the series for PYQ notes for CSIR Net Life Sciences. तो जिसमें से हमारा डे फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, ये हमारा डे सेकंड है। और जिन स्टूडेंट्स ने डे फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा, ज्यादा बड़ा नहीं, ओनली 22 मिनट्स का है हार्डली, वो प्लीज उसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि वो चेक कर लेंगे। मैं चाह रही हूँ कि जितने ज्यादा पॉइंट्स वो कवर कर पाए स्टूडेंट्स, उतना अच्छा होगा उनके लिए। तो डे फर्स्ट भी आज आप देख लीजिएगा, 22 मिनट्स का, और फिर उसके बाद आज से डे सेकंड का भी स्टार्ट कीजिए। और फिर एक एक करके रोज हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियोज इसके ऊपर बनाते जाएं। स्टार्ट करते विदाउट अ फर्दर अडू। यहाँ पर क्या होता है, स्पेशलिस्ट स्पीशीज का कंसेप्ट आता है। स्पेशलिस्ट स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेशल इंसान होगा, वो कैसा होगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलेगा, वो हर जगह थोड़ी मिल जाएगा आपको। तो उसका निश कैसा हो जाता है, नैरोअर हो जाता है। नैरोअर निश का हो जाता है, और कैसा होता है, हाई इफिशियंसी वाला होता है। यानी कि आपको याद रखना है, स्पेशलिस्ट स्पीशीज जो रहती है उसमें नैरोअर निश और हाई इफिशियंसी ऑफ निश यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। नैरोअर निश, हाई एफिशिएंसी, नैरोअर निश, हाई एफिशिएंसी, किसकी, स्पेशलिस्ट स्पीशीज की। नेक्स्ट, बाइपिनेरिया। बाइपिनेरिया किसका लार्वा होता है, तो वो एस्टेरियास का लार्वा होता है। एस्टेरियास का दूसरा नाम स्टारफिश होता है। अगर कभी बाइपिनेरिया का ऑप्शन ना देते हुए वो कुछ और पूछ ले आपसे, जैसे कि स्टारफिश के और भी लार्वा होते हैं, जैसे ड्रैक्यूलेरिया, डोलियोलेरिया, ये भी स्टारफिश के ही लार्वा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए एंटीडॉन का लार्वा बताओ, तो एंटीडॉन का भी डोलियोलेरिया ही होता है लार्वे का नाम। एक चीज आपको याद रखनी है, कैसे याद करोगे, एंटीडॉन का डोलियोलेरिया होता है, ऐसे याद रखना। यहाँ एंड में डॉन आ रहा है, यहाँ पर एंड में डॉल आ रहा है, ऐसे करके आप याद कर लो। क्योंकि आपको पता है मैं पीवाईक्यू नोट्स में आपको कंसेप्ट बिल्डअप नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि मेरा मोटो ये है कि जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है एग्जाम के लिए, उनकी बस अभी अभी आत्मा जागी है कि हमें अब पढ़ना स्टार्ट करना है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो जितने ज्यादा पॉइंट्स कवर हो जाए और कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व उनको कर पाए, क्योंकि पीवाईक्यूज के ही नोट्स मैंने बनाए बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं, आगे का देखते हैं। तो नेक्स्ट इज क्यूकुमेरिया। क्यूकुमेरिया का दूसरा नाम होता है सी क्यूकम्बर। सी क्यूकम्बर या क्यूकुमेरिया दोनों नाम से एक जैसे लग रहे हैं। इसके लार्वा को कहते हैं ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। मेरिया, क्यूलेरिया, ऐसे मैच हो रहे वर्ड्स। वहां पे डॉन था, यहाँ डॉल है, ऐसे, ठीक है। इकाइनस। इकाइनस का दूसरा नाम होता है सी अर्चिन, जिसको इकाइनोप्लूटियस भी कहा जाता है। उसके लार्वा को इकाइनोप्लूटियस कहा जाता है। तो ये सब याद कर लेना है आपको। कुछ लोग बाइपिनेरिया के लार्वा को बिपिनेरिया भी कहते हैं, बट आई प्रेफर सेइंग बाइपिनेरिया, सो नेवर माइंड। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी बड़ा है। अगर आपको नहीं पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। पर अगर मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया, फिर भी आपको सॉल्व करना होगा, भले कंसेप्ट ना भी आए तो भी कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होगी, मैंने उसको यहाँ ब्रैकेट के फॉर्म में लिखी, ठीक है। पी आपको 0.3 दे दिया है, क्यू आपको 0.7 दे दिया है, ठीक है। हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी, जिसको हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं 2pq से। आज अपने माइंड में इस चीज को बिठा लीजिए, हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी को 2pq से रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी क्वेश्चन में गिवन है 0.28, और आपसे पूछा गया है कि इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट बताइए। इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट को मैं शॉर्ट में आईसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो ये तीन वैल्यूज 0.3, 0.7, 0.28 आपको गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट बताइए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, पीक्यू आपको दे दिया जाए, हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी को 2pq से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और आईसी पूछा जाए, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक 2pq आपको दे रखा है, तो दूसरा 2pq आप खुद निकालेंगे। ये कंसेप्ट होता है। तो आप कैसे निकालेंगे 2pq? 2 की जगह 2 रखेंगे, पी क्वेश्चन में जो गिवन है वो रखेंगे, क्यू जो रखा दिया हुआ है वो रखेंगे। तो 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2pq आ जाएगा 0.42। आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो 2pq है वो आपने निकाला है, उसकी वैल्यू आ गई 0.42, और जो क्वेश्चन में गिवन था 2pq उसकी वैल्यू थी 0.28। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट। तो इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपने जो 2pq निकाला है और क्वेश्चन में जो 2pq दिया हुआ था उसको आपको माइनस करना होता है, अपॉन में आपको आपका ही रखा हुआ 2pq रखना होता है। मैंने अपने तरह से फॉर्मूला यहाँ पे बनाया क्योंकि मैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहती थी। ऐसे आप लोग याद मत कर लेना, योर pq, गिवन pq, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। ये मैंने बनाया ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं चाह रही हूँ कि जितना जल्दी आपके पास थोड़े बहुत भी कंसेप्ट आ जाए, अगर 15 डेज एग्जाम में बचे तो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आगे देखते हैं। आईसी इज इक्वल टू 0.42 और पीक्यू रखना था, वो रखा। क्वेश्चन में गिवन वाला कौन सा था, 0.28, वो रखना था। 2pq योर वाला रखना था, नीचे 0.42 फिर से रख दिया। आईसी की वैल्यू आ गई 0.33, आंसर हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो रहता है उसमें हेरिटेबल चेंज देखने को मिलता है। याद रखना, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उससे हेरिटेबल चेंज देखने को मिलता है, यानी कि मान लीजिए एक कैरेक्टर एक कुछ था वो डिस्प्लेस होकर दूसरा हो रहा है तो इसके अंदर हेरिटेबल चेंज आएगा, ये पॉइंट याद रखना। सो इकोलॉजिकल कॉम्प्रेशन इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड नो हेरिटेबल चेंज अकर्स हियर। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले, एक तो मैंने कहा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट, तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में हेरिटेबल चेंज होता है। वहीं कोई पूछ ले कि बताइए तो क्या इकोलॉजिकल कॉम्प्रेशन के अंदर हेरिटेबल चेंज होता है, तो नहीं, यहाँ पर कोई हेरिटेबल चेंज नहीं होता और ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो यहाँ पर कोई हेरिटेबल चेंज हो ही नहीं पाता है। ये दो चीजें याद होगी। सो इकोलॉजिकल कंप्रेशन डिफर्स फ्रॉम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इकोलॉजिकल कॉम्प्रेशन कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट से कैसे डिफरेंट है, तो वो ऐसे डिफरेंट है कि इट ऑपरेट्स ऑन शॉर्टर टाइम स्केल। एक तो ये याद रखना कि जो इकोलॉजिकल कॉम्प्रेशन होता है वो शॉर्टर टाइम स्केल के लिए होता है। दूसरा, इसके अंदर कोई हेरिटेबल चेंज नहीं होता। तो अगर आपको ये ऊपर वाला कंसेप्ट पता होता है जिसको मैंने 2 पॉइंट्स में रिप्रेजेंट किया है कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में हेरिटेबल चेंज होता है, दूसरा इकोलॉजिकल कॉम्प्रेशन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और इसमें कोई हेरिटेबल चेंज नहीं होता, तो आप ये पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, मैंने उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करा है। नॉर्मली फ्लो चार्ट को वो एग्जाम में दे देते हैं और फिर आप इसी के अंदर बीच बीच में जहां पूछ सकते हैं क्वेश्चन वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए किसी का आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब हम लोग मान लीजिए आप ऐसे सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर की तरह से सोच के देखिए। सो मान लीजिए किसी इंसान का आर्टेरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, ठीक है। यानी कि अगर किसी का आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो सोडियम आयंस कंसेंट्रेशन है वो उसको और लगेगा, क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ है यानी कि उसकी बॉडी में सोडियम आयंस की कमी हुई है, तो अब उसको सोडियम आयंस की जरूरत है। तो इसका मतलब सोडियम आयंस को भैया बढ़ाना होगा हमें वहां पर, तभी वहां पर आर्टेरियल प्रेशर ठीक हो पाएगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये हो जाता है कि अगर किसी का आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो सोडियम आयंस को बढ़ाना है। पहला काम तो ये डॉक्टर की तरह से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे आर्टेरियल प्रेशर कम होता है वहां जो किडनी होती है, सबसे पहले याद रखना किडनी जो होती है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई यहाँ पर तो सोडियम आयंस का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो किडनी क्या करती है, वो रेनिन को रिलीज करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ दे रही हूँ, अगर रेनिन की स्पेलिंग आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे RENIN है। एक और रेनिन हम पढ़ते हैं हमारी बायोलॉजी में, वो कौन सा रेनिन होता है मैंने यहीं पर लिख रखा है ताकि आप लिख सकें इसको, ठीक है। रेनिन एंजाइम, RENNIN एंजाइम, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गई। ये वाला रेनिन एंजाइम स्टमक में पाया जाता है। ये क्या करता है, मिल्क के जो प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको नॉर्मली हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हमने पहले भी पढ़ा था। तो मिल्क का जो प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कैसीन, मिल्क के प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैसीन कहते हैं। तो कैसीन को पैरा कैसीनेट में बदलने का काम, कैसीन को, मिल्क प्रोटीन को, कैसीन को पैरा कैसीनेट में बदलने का काम किसका रहता है, रेनिन एंजाइम का होता है, और ये स्टमक में वर्क करता है। फाइन, लेकिन अभी मैंने आप पे जो रेनिन आपको बताया वो कौन सा रेनिन था, दिख रहा होगा ना स्क्रीन पर शायद, हाँ दिख रहा है। तो अभी जो हमने रेनिन पढ़ा वो वाला रेनिन किडनी वाला, तो एक सिंगल एन वाला रेनिन यहाँ कर किडनी का है, ठीक है। तो जैसे ही आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ, किडनी को पता चला, किडनी ने रेनिन रिलीज कर दिया। रेनिन जैसे रिलीज होता है, अब रेनिन क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म जो रहता है, एक इनएक्टिव फॉर्म रहता है एंजियोटेंसिनोजन, जिसको क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, टेंसिनोजन। तो उसके ऊपर वर्क करता है रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर वर्क करता है। एंजियोटेंसिनोजन कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो ये सबस्ट्रेट फॉर रेनिन की तरह भी एक्ट कर रहा है एक तरह से। एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर रेनिन आकर एक्ट कर रहा है, तो वो रेनिन का क्या बन गया, सबस्ट्रेट बन गया, ठीक है। जैसे ही रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन पे वर्क करता है तो जो चीज बनती है वो हो जाती है एंजियोटेंसिन 1। पहले कौन सी बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 बन जाती है। एंजियोटेंसिन 1 इज फॉर्म, कन्वर्टिंग एंजाइम इस पर जो वर्क करता है एंजियोटेंसिन 1 से, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है। तो जब 1 से 2 बन रहा होता है ना, तो उस वक्त एक कन्वर्टिंग एंजाइम लगता है जो कि लंग्स के थ्रू आता है, ठीक है, लंग से आता है वो। तो 1 से 2 जब बन रहा होता है वहां से एक जो एंजाइम आता है वो लंग में से आता है, ठीक है, इतना याद हो गया। एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 ये बहुत सारे फंक्शन करता है। पहला फंक्शन तो ये करता है कि ये अल्डोस्टेरॉन को भी एक्टिवेट कर सकता है। दूसरा फंक्शन ये करता है कि रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करता है, कि जो यूरिन के थ्रू सोडियम आयंस बाहर जा रहे थे बॉडी से, तो सोडियम आयंस की कमी हो गई थी इंसान को, तो अब वो सोडियम आयंस को हमने बोला था ना बढ़ाना होगा हमें, तो अब बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाएंगे, जो यूरिन के अंदर
सोडियम आयंस पास आउट हो रहे हैं बॉडी से, उनको रोकना होगा, तो उनको रोकने के लिए रीनल रिटेंशन होने लगता है सॉल्ट एंड वाटर का। वो कौन करवाता है? एंजियोटेंसिन 2 करवाता है। इसके अलावा ये एक और चीज करवाता है जिसको कहते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मैं यहाँ पर वेसो डायलेशन नहीं कर रही हूँ, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कह रही हूँ। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी चीज आएगी, पूरा फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। जिस दिन भी अगर मान लीजिए फ्लो चार्ट एग्जाम में आया तो आप लोगों को आना चाहिए। इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, और इसमें क्या होता है? ये इंक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर हो जाता है। जो आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ था वो अब इंक्रीज हो जाता है। तो मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, सोडियम आयंस को बढ़ाना होगा। रेनिन रिलीज करा किडनी से, रेनिन ने वर्क करा एक इनएक्टिव फॉर्म में जिसका नाम था एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर। एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही बना तो वो एक्टिव होने लगा, तो वो एक्टिव फॉर्म उसका बन गया एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना, उसके लिए लंग से कोई एंजाइम आया था। एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन को भी एक्टिवेट कर देता है, ये रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर भी करवा देता है, और ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है, और आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट, मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन। अब मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन में आपको ये याद रखना है, एक रीजनरेशन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे उसको कवर कर ले। यार आई गेस शायद मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, बट ठीक है। मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन, सो इन दिस टिश्यूज एक्सिस्ट, इसमें क्या होता है? ये टिश्यूज के अंदर होता है। ओनली देयर इज रीपैटर्निंग। जब ये टिश्यूज में होता है तो ये क्या होता है? इसमें सिर्फ रीपैटर्निंग देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई डी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, थोड़ी बहुत न्यू ग्रोथ होती है लेकिन कोई डी डिफ्रेंशिएशन यहाँ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीपैटर्निंग देखने को मिलती है। सो रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यूज विथ लिटिल न्यू ग्रोथ इज नोन एज मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन। अगर रीपैटर्निंग हो रही है और थोड़ी बहुत न्यू ग्रोथ हो रही है टिश्यूज के अंदर, और वो भी कौन से? पहले वाले टिश्यूज, कोई नए टिश्यू नहीं बन रहा है, कोई नए टिश्यू नहीं बन रहे, कोई डी डिफ्रेंशिएशन यहाँ नहीं होता है, और कोई नया सा डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होता है टिश्यूज का। जो पुराने टिश्यूज हैं उन्हीं की रीपैटर्निंग हो रही है और लिटिल न्यू ग्रोथ हो रही है, तो उसको मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ पहले, आई गेस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा होगा शायद, हाँ। तो अल्फा एमिनिटिन, अब अल्फा एमिनिटिन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2। अब वो क्वेश्चन कैसे दे देंगे? आरएनए पॉलीमरेज 2 भी रख देंगे, वहां 3 भी रख देंगे, 1 भी लिख देंगे और ऑल भी कह देंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? सारे तो आरएनए पॉलीमरेज है, तो आपको याद रखना है कि अल्फा एमिनिटिन 2 के ऊपर वर्क करता है। बहुत ध्यान से सुना करें, मैं वर्ड जो यूज कर रही हूँ, अल्फा एमिनिटिन इनहिबिट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 को, ठीक है। इसका कोई अल्फा एमिनिटिन का कोई इफेक्ट आरएनए पॉलीमरेज 1 पे तो होता ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट जो रहता है इनिबिशन का आरएनए पॉलीमरेज 3 पर फिर भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम किस पर रहता है? 2 पर रहता है। तो सबसे ज्यादा वर्क 2 के ऊपर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश आ जाती है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश का क्या होता है? उसको एक और नाम दिया जाता है एम्ब्यूलेक्युलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो मान लीजिए वो ऐसा क्वेश्चन बना देंगे, जो एम्ब्यूलेक्युलर सिस्टम होता है इकाइनोडर्म्स का, वो किस में हेल्प करता है? तो सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे स्टारफिश होती है ना स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये स्टारफिश है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जगह पर वाटर आ जाता है, तो वाटर से कहीं ना कहीं उसके यहाँ पर वाटर इतना उसको हार्ड बना देता है कि ट्यूब फीट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ट्यूब फीट बन गया, जैसे ही ट्यूब फीट बनेगा तो ट्यूब फीट से समझ में आ रहा है वो लोकोमोशन कर पाएगी, वो इससे वॉकिंग कर लेगी, फीडिंग, इससे वो खाना भी खा लेगी और वो गैस एक्सचेंज भी कर लेगी। 3 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स, एम्ब्यूलेक्युलर सिस्टम, ट्यूब फीट का फॉर्मेशन होता है, लोकोमोशन, फीडिंग और गैस एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से कैसे डिफरेंट होती है? यहाँ मैंने एलजी रखा है, यहाँ मैंने ईजी रखा है। एलजी के अंदर देखिए, हैपेंस व्हेन लिमिटेड सोर्सेज। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है? जब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। आप एल से एल याद रख लेना, लॉजिस्टिक में एल लिमिटेड सोर्सेज, वहीं ईजी यानी कि यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी? जब लिमिटेड सोर्सेज है। और एक्सपोनेंशियल, एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट, एलजी के अंदर इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलता है, और हियर सीसी इज प्रेजेंट। सीसी क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी को कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस यहाँ पर रहता है और कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर पाई जाती है। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी होता है और कैरिंग कैपेसिटी भी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, ईजी के अंदर यहाँ पर कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। एलजी के अंदर के टाइप ऑफ स्पीशीज होती है। आप ऐसे याद कर ले, बचपन में हम बोलते थे ना एल के जी, बचपन में होते हैं ना LKG UKG, तो LKG, तो एल के अंदर के वर्ड आ रहा है, ऐसे याद रखना, LKG, ठीक है। तो एलजी के अंदर के टाइप स्पीशीज होती है, और ईजी के अंदर बात करें तो यहाँ पर आर टाइप स्पीशीज होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में किस तरह की स्पीशीज होती है, तो उसमें आर टाइप स्पीशीज होती है और यहाँ पर के टाइप स्पीशीज होती है। डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं बेसिकली। तो अब आपको आईज क्लोज करना है, मैं आपको इमेजिन करके मेरे मतलब नोटबुक को आप इमेजिन कीजिएगा। एलजी था एक साइड, दूसरा साइड ईजी था। एलजी के अंदर हमने क्या देखा था, लिमिटेड सोर्सेज पाए जाते हैं। वहीं अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बात करते हैं तो वहां अनलिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एलजी के अंदर इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस पाया जाता है। दूसरी चीज हमने देखी थी वहां पर, यानी कि एलजी के अंदर सीसी प्रेजेंट होता है, कैरिंग कैपेसिटी पाई जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती। एल के जी कहा था, तो यानी कि के टाइप स्पीशीज एलजी में पाई जाती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आर टाइप स्पीशीज पाई जाती है। तो एक पॉइंट यहाँ पर अलग से लिखा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स डेंसिटी डिपेंडेंस। और एक चीज और याद रखना, एलजी के अंदर यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर डेंसिटी डिपेंडेंस होता है, वहीं एक्सपोनेंशियल जो रहता है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लॉजिस्टिक डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सपोनेंशियल कहना चाहिए डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, इन हॉट ड्राई क्लाइमेट्स, जब हॉट ड्राई क्लाइमेट्स रहते हैं वहां पर C3 साइकिल, हॉट ड्राई क्लाइमेट है ना, एकदम गर्मी वाला माहौल है, C3 साइकिल्स जो रहती है वहां पर वो क्या करती है, फोटो रेस्पिरेशन करवाती है। वहीं जो C4 साइकिल होती है वो फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर देती है। तो याद रखना, C3 साइकिल जो रहती है वो फोटो रेस्पिरेशन को फेवर करती है, वहीं C4 साइकिल जो होती है वो फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर देती है। कब, हॉट ड्राई क्लाइमेट्स में। और जब वाटर लॉस होता है उसको भी रोकती है। ठीक है, ये रिड्यूस कर देती है, वाटर लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई क्लाइमेट हो गया, वाटर लॉस होगा तो और प्रॉब्लम होगी। तो C4 साइकिल वाटर लॉस को भी रोक देती है, फोटो रेस्पिरेशन को भी रोक देती है, लेकिन C3 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन और करवाती जाती है। एफिनिटी ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज फॉर इट्स सबस्ट्रेट HCO3-, ये जो सबस्ट्रेट है ना उसका नाम है HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयंस, है ना। तो एफिनिटी जो होती है PEP कार्बोक्सिलेज की, PEP कार्बोक्सिलेज की एफिनिटी किसके लिए, इसके सबस्ट्रेट के लिए, इज सफिशिएंटली हाई एज कंपेयर टू रुबिस्को, वो हाई रहती है एज कंपेयर टू रुबिस्को। ये आप सब चीज पढ़ते जा रहे हो एक साथ। C4 साइकिल के लिए हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। C4 plants photosynthesize more efficiently at high temperatures than C3 plants। और एक चीज और याद रखना, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उस वक्त C4 प्लांट्स जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसाइज ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है ऑफ द C4 एसिड अकर्स विद इन द बंडल शीथ सेल्स। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है C4 का, ठीक है, C4 साइकिल के अंदर यानी C4 एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहां पर होता है, बंडल शीथ सेल्स में होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि C4 एसिड का कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे मैंने डी कार्बोक्सिलेशन का है, जब डी कार्बोक्सिलेशन वर्ड आएगा तो आपको बंडल शीथ याद रखना है। वहीं अगर कार्बोक्सिलेशन के लिए पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है मीजोफिल सेल्स। तो डी कार्बोक्सिलेशन में DC बंडल शीथ, DC बंडल शीथ, और कार्बोक्सिलेशन में मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद हो जाना चाहिए। तो PEP कार्बोक्सिलेज की एफिनिटी होती है, सफिशिएंटली हाई होती है कंपेयर टू रुबिस्को। C3 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं करवाता है, ये फोटो रेस्पिरेशन को ये करवाता है, ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को भी और उसको भी। दूसरी बात, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन C4 एसिड का कहां पर होता है, बंडल शीथ सेल्स में होता है। वहीं C4 का कार्बोक्सिलेशन, सिर्फ कार्बोक्सिलेशन कहा जाए तो वो मीजोफिल सेल्स में होता है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स का डाइजेशन करवाना है तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सभी प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसको आप PTC से याद रख सकते हो। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों चीजें सिक्रीटेड फ्रॉम पेनक्रियाटिक जूस, या सॉरी पेनक्रियास लिखना था मुझे यहाँ पर, या पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। तो अभी मैं इसको रेक्टिफाई तो नहीं कर रही हूँ, आप याद रख लेना। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, PTC, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, माइकेलिस कांस्टेंट, इसको Km से भी रिप्रेजेंट करते हैं। माइकेलिस कांस्टेंट क्या करता है, इट इज अ मेजर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एक तो एंजाइम का कंसेंट्रेशन आपको पता करना है तो आप माइकेलिस कांस्टेंट से कर सकते हो, और एफिनिटी ऑफ एंजाइम पता करनी फॉर इट सबस्ट्रेट, के सबस्ट्रेट और एंजाइम की क्या एफिनिटी, वो भी आप माइकेलिस कांस्टेंट से पता कर सकते हो। तो बेसिकली एक कंसेप्ट रहता है कि माइकेलिस कांस्टेंट और एफिनिटी जो एंजाइम की होती है उसके सबस्ट्रेट के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर किसी चीज का Km ज्यादा है तो उसकी एफिनिटी, जो एंजाइम की एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट के लिए, वो कम हो जाएगी। Km कम है तो ये एफिनिटी बढ़ जाएगी, ऐसे अपोजिट रहता है। ठीक है, तो आप माइकेलिस कांस्टेंट से कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम भी पता कर सकते हो और एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट सबस्ट्रेट भी आप पता कर सकते हो। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और, कि जब ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का, यानी कि इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस वक्त मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है इनसाइड द सेल,
मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है सेल के अंदर, वो कंसेप्ट बस इतना सा है, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा, वो हम बाद में देखेंगे। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि वो पहले तो नेगेटिव होता है, फिर थोड़ी देर के लिए वो पॉजिटिव होता है, फिर पॉजिटिव के बाद वो वापस से नेगेटिव हो जाता है। नॉट रिमेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर बैक नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं लिखा मैंने, रिमेन्स नेगेटिव नहीं लिखा है, मैंने कहा बैक नेगेटिव, फिर से नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिव ही रह जाएगा या नेगेटिव था तो वो कुछ अगर ऊपर नेगेटिव होता तो नेगेटिव रह जाता है, ऐसा नहीं, वो बैक नेगेटिव होता है। आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा कभी आ जाए तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव बैक नेगेटिव, ठीक, ये हो गया। अब इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिकली होता क्या है, जब हम सेल के अंदर अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल उस वक्त पे जब नर्व इम्पल्स होना होता है उस वक्त वो होता है -70 MV, MV से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस है नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही -70 MV पोटेंशियल होता है उस वक्त सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो गया, यानी कि सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, ऐसे अंदर आने लगते हैं, इन्फ्लक्स हो गया। जैसे ही सोडियम आयंस अंदर आते हैं तो जो -70 MV का पोटेंशियल था अब उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। +30 MV या फिर +40 MV, इन दोनों में से कोई एक तक पोटेंशियल पहुंचता है। जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल होता है उसी वक्त क्या हो जाता है कि जो अंदर की तरफ जो पोटेशियम आयंस है उनका इफ्लक्स हो जाता है, यानी वो बाहर चले जाते हैं, बाहर, ठीक है। पोटेशियम आयंस जैसे ही बाहर जाते हैं तो वही जो +30 और +40 MV पोटेंशियल था अब वो वापस से उस वक्त मतलब +80 MV पोटेंशियल हो जाता है। और +80 MV पोटेंशियल होने के बाद वो फिर से -70 MV पोटेंशियल की तरफ पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं -70 से ही शुरू करा था, बैक हम -70 पे आ गए और बीच में थोड़ी देर के लिए वहां पर पॉजिटिव हुआ था। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। शुरू में -70 वैल्यू है, +30 +40 +80 -70, इस तरह की वैल्यूज याद रखनी है। अब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों एक दूसरे के मतलब कहना चाहिए साथ में वर्क करते हैं। एक आपको पता होना चाहिए दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं है। एपिनेफ्रिन नॉर लिख दिया तो आप ऐसा मत समझना ये दुश्मन है, ये दोनों फ्रेंड्स जैसे होते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। तो एक तो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स लेकिन ये एंटागोनिस्टिक न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं तो डिटेल वीडियोस मैंने बना रखे, टाइम हो तो आप उसको चेक करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टिक तो बिल्कुल नहीं होते, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पूछ ले एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्री कर्सर बताइए, इसका प्री कर्सर अमीनो एसिड बताइए, ठीक है। अमीनो एसिड तो बताना है लेकिन कौन सा, प्री कर्सर अमीनो एसिड, तो उसका नाम है टायरोसिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्री कर्सर अमीनो एसिड कहलाता है टायरोसिन। इट इज फॉर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ऑल्सो फॉर डोपामिन। और अगर कभी कोई ऐसा अलग से क्वेश्चन पूछ ले, अभी तो मैं आपको एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का बता रही हूँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ ले कि टायरोसिन कौन से एक और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वर्क कर सकता है, तो वो वहां पर याद रखना है आपको, डोपामिन के लिए भी करता है। तो प्रीकर्सर है टायरोसिन, किस किस के लिए, एपिनेफ्रिन के लिए, नॉर एपिनेफ्रिन के लिए और डोपामिन के लिए। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। देयर रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसका रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक न्यूरोट्रांसमीटर क्योंकि ये साथ में मिलकर वर्क करते हैं और ये दोनों ही क्या होते हैं, कैटाकोलामाइंस होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों, कैटाकोलामाइंस। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी अगर नहीं पता है तो मैंने रिकमेंड करा आपको वीडियो आप चेक कर लेंगे न्यूरोट्रांसमीटर का, नहीं तो अभी याद कर लें इसको। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनरेशन ऑफ सेलेमेंडल लिम्स। जब सेलेमेंडर के लिम्स का रीजनरेशन होता है तो वहां क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली चीज, ये एग्जाम्पल है एपीमॉर्फोसिस का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजनरेशन कौन सा तरह का है, ये एपीमॉर्फोसिस। अभी एक और आपने कौन सा पढ़ा था, मॉर्फोलेक्टिक पढ़ा था, ठीक है। मॉर्फोलेक्टिक में क्या पढ़ा था, रीपैटर्निंग होती है, थोड़ी बहुत न्यू टिश्यूज बनते हैं, ठीक है, न्यू ग्रोथ होती है, टिश्यूज नहीं बनते, न्यू ग्रोथ होती है, वो पढ़ा था। उसी तरह से रीजनरेशन ऑफ सेलेमेंडल लिम्स में आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल ऑफ एपीमॉर्फोसिस। ये एपीमॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है। इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एपिकल एक्टोडर्मल कैप फ्रॉम दी एपिडर्मिस। यहाँ पर क्या होता है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनती है, कहां से बनती है, एपिडर्मिस से बनती है। इन्वॉल्व्स डी डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन होता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना मॉर्फोलेक्टिक के अंदर कि वहां डी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन होता है ऑफ सेल्स इनटू ब्लास्टेमा। सेल्स का डी डिफरेंशिएशन होता है और वो ब्लास्टेमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आपने पढ़ना था। दूसरी चीज, रेटिनोइक एसिड अपियर्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन डी डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स टू फॉर्म रीजनरेशन ब्लास्टीमा एंड इन रीस्पेसिफिकेशन प्रोसेसेस एज द सेल कैन रीडिफरेंशिएट। यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन भी होता है और रीडिफरेंशिएशन भी होता है। तो डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन इन दोनों के अंदर रेटिनोइक एसिड वर्क करता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिख रहा होगा।
आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स आपको पता है ना, सबसे इसमें क्लास इंसेक्टा जो होती है वो सबसे बड़ी क्लास है पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, इनमें ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। अब प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं, प्रोटोस्टोम्स उनको कहते हैं, यहाँ पे एक तो मैंने सोम लिख दिया, सॉरी, हाँ, प्रोटोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनका माउथ पहले डेवलप होता है और एनस बाद में डेवलप होती है। तो माउथ फर्स्ट डेवलप होगा, एनस लेटर ऑन होगी, ठीक है। उनको कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। इसके अपोजिट प्रोटोस्टोम्स के कॉन्ट्रारी एक और जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कौन सी होती है, उसको कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स में एनस पहले डेवलप करती है, माउथ लेटर ऑन करता है। इकाइनोडर्म्स के बाद जितने भी होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं। तो अभी प्रो तो प्रो में पहला वाला जो होगा वो वहां से माउथ पहले डेवलप होता है और एनस बाद में। ड्यूटेरोस्टोम्स में एनस फर्स्ट, माउथ लेटर। नेमाटोड्स में एक चीज और यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखी मैंने, नेमाटोड्स जो होते हैं, नेमाटोड्स में सूडोसीलोम पाई जाती है, ठीक है। नेमाटोड्स में सूडोसीलोम पाई जाती है। तो अब आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं। प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट होता है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। आप इनको कट करेंगे, दो इक्वल भागों में कट जाएंगे अगर बीच से लाइन जा रही है तो। सीलोमेट्स होते हैं, यानी सीलोम इनमें पाई जाती है। ये सूडोसीलोम वाले या फिर एसीलोमेट नहीं होते, सीलोमेट होते हैं। इनमें सीलोम पाई जाती है, केविटी होती है। अब सीलोम के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, शाइजोसीलोम, एंटरोसीलोम सब मिल जाएगा आपको। बस एक वीडियो है, वन शॉट वीडियो बनाया था मैंने, आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं अगर टाइम हो तो। सीलोमेट्स और सीलोम भी कौन सी, शाइजोसीलोम होती है। इसके पास 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती है, इसी वजह से हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर 2 लेयर्स होती है तो डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर्स है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स के नाम है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मीनिंग होता है कि अंदर कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती, ब्लड ओपनली फ्लो करता है। और ऐसा कहते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं ना इनके, या मतलब ऑर्गन्स तो नहीं कहना चाहिए, इनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो डायरेक्टली ब्लड में बाथ करते हैं। समझ में आ रही बात। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना है। आज के लिए हम लोग यहाँ पर लास्ट पॉइंट एक और देख रहे हैं, 17, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये वर्ड थोड़ा सा देख के बच्चे घबरा जाते हैं, कौन सी चीज आ गई, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही फोकस करवाऊंगी आपको। तो साइज ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन विल डिफर, वन गेट स्मॉल वन बिग। इसमें जो साइज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो डिफर हो जाता है। मान लीजिए आप होमोलोगस क्रोमोसोम को इमेजिन कीजिए, तो क्रोमोसोम का जो साइज होता है, एक वाला पार्ट तो बड़ा हो जाता है और एक पार्ट छोटा हो जाता है, तो वो डिफर करते हैं। दूसरा पॉइंट, जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन विल शो लिंकेज विथ जीन्स। यहाँ पर जो जीन्स क्रोमोसोम पर इन्वॉल्व थे ट्रांसलोकेशन के अंदर, क्योंकि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है, तो इस ट्रांसलोकेशन में जो भी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या शो करते हैं, लिंकेज शो करते हैं जीन्स के साथ। लिंकेज यानी मतलब जीन्स के साथ अटैच हो जाएंगे कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास हो जाए। विच इज यहाँ आना चाहिए, विथ विच इट नॉर्मली इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट भी करते हैं। लिंकेज और ये सारे पॉइंट्स शायद आई गेस आते होंगे आपको, क्या होता है इनका मीनिंग। सो देर विल बी अ चेंज इन जेनेटिक मैप। यहाँ पर जेनेटिक मैप में भी चेंज आता है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जी बेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी बेंडिंग लगती है, तो जी बेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम लगती है। अब ये जी बेंडिंग क्या होती है, तो मैंने उसको भी ऊपर लिखा है कि अगर जी बेंडिंग हो रही है तो उसमें जो स्टेन यूज होता है वो जियम्सा स्टेन होता है। जिम्सा स्टेन भी जियम्सा दोनों कह सकते हो आप। जियम्सा, GIEMSA, जिम्सा स्टेन यूज होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, तो जिम्सा की वजह से उसका नाम रख दिया जाता है जी बेंडिंग। उसी तरह से एक और बेंडिंग होती है जी बेंडिंग के कॉन्ट्रारी, जिसको हम कहते हैं सी बेंडिंग। सी बेंडिंग कहाँ यूज होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एरियाज में यूज होती है, नियर सेंट्रोमियर, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में याद रखना है, यहाँ पर जी बेंडिंग होती है। यहाँ जेनेटिक मैप जो होता है विल बी चेंज, देयर विल बी चेंज इन जेनेटिक मैप। ये दो चीजों को तो बहुत अच्छे से याद रखना है। और इट कैन लीड टू डाउन सिंड्रोम। अगर कहीं पर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हो गया है तो वहां पर डाउन सिंड्रोम आ जाता है। तो आई थिंक एक पॉइंट और कवर कर लें स्टूडेंट्स, 28 मिनट्स का वीडियो हो रहा है लगभग, थोड़ा सा और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पैराफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें इट इंक्लूड्स मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। सबसे रीसेंट कॉमन है आपका, सबसे रीसेंट, आप ऐसे इमेजिन करिए सबसे रीसेंट जो आपका पूर्वज है या किसी का पूर्वज है, हम अपना एग्जांपल ना लेते हुए अभी किसी और का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इंक्लूड्स मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर बट नॉट ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। लेकिन सारे डिसेंडेंट्स को हम नहीं यहाँ पर नोटिस करते, सिर्फ किसको नोटिस करते हैं, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर को। तो अगर थोड़ा ध्यान दो आप, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, ये 3 तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फैमिली ABC तीनों के ऊपर बॉक्स बन रहा है तो वो मोनोफाइलेटिक है ना, सब एक ग्रुप बन के रह रहे हैं। पैराफाइलेटिक क्या होता है, जिसमें एक ही
ग्रुप में आपने सिर्फ ए को छोड़ दिया और बी सी का ग्रुप बना दिया, उसको कहते हैं पैराफाइलेटिक। और पॉलीफाइलेटिक यानी बहुत सारे, तो एक ए बी इधर से ले लिया और अगले वाले का डी ले लिया, इस तरह से ग्रुपिंग कर दी। तो ये डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट डे जो डे फ्री रहेगा उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे कि और बड़ा वीडियो बनाए, पर अभी आपकी आदत बनना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा अभी 30 मिनट्स का वीडियो बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।